तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने कहानियाँ बोलना, कायदे से कहें तो सही तरीके से कैमरे के सामने बोलना, कहानी रिसर्च कैसे की जाती है, जहाँ से मुझे प्रेरणा मिली ये सारी चीज़ें करने का, क्राइम स्टोरीज सुनाने का, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। और शायद वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पूरा का पूरा हिंदुस्तान उन्हें जानता है। आप भी उन्हें जान रहे हैं कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। शम्स ताहिर खान। शम्स ताहिर खान से मैंने बहुत कुछ सीखा और उनकी एक बेहद फेमस लाइन है कि अगर कोई भी पत्रकार हो, शम्स ताहिर खान तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत सालों से इस काम को कर रहे हैं, शायद उनके जैसा हिंदुस्तान में कोई दूसरा ही हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि कोई भी पत्रकार चाहे एक आध महीने से ही काम कर रहा हो, तो शायद एक आध महीने के कैरियर में ही ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई नाता, ऐसा कोई संबंध बचा नहीं होगा जिसको उसने कलंकित होते हुए, गंदा होते हुए ना देखा हो। आज की कहानी भी इसी गंदे रिश्तों में कलंक और इन रिश्तों में जो एक हबस होती है, रिश्तों का जो खून होता है, उसका एक ऐसा नमूना है जिस कहानी को सुनने के बाद, जिस कहानी को जानने के बाद आप आज खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना चरित्रहीन कैसे हो सकता है, किसी के चरित्र का इतना पतन कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन आपको ये होगी कि ज़्यादा चरित्रहीन कौन है, क्योंकि इस कहानी में जितने पात्र हैं, जितने कैरेक्टर हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने आप में चरित्रहीन ना हो। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है उन्नाव, इसी उन्नाव ज़िले की है। और इसी उन्नाव में एक मोहल्ला लगता है, बंधुहार मोहल्ला। दरअसल इसी मोहल्ले में एक रिटायर्ड फार्मिस्ट, जिनका फार्मेसी का काम था, जयप्रकाश बहादुर, इसी मोहल्ले में रहते थे। परिवार में ज़्यादा लोग थे नहीं, रिटायर हो चुके थे। साथ के जितने दोस्त यार थे वो भी छूट चुके थे। इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना अब घर को किराए पे दे दें, बड़ा घर है, कम से कम 4 पैसे भी मिलेंगे और कुछ लोग रहेंगे तो बोलचाल बनी रहेगी, थोड़ा सा मन भी लगा रहेगा। अब इसी उम्मीद के साथ ये एक किराएदार खोजते हैं। इन्हें एक किराएदार मिलती भी है। ये किराएदार एक गांव की महिला थी जिसका नाम शशि सिंह था। महिला के साथ एक बेटी थी। बेटी अपने पढ़ाई के लिए तैयार थी, तो परिवार वालों को भी लगता है कि क्यों ना पढ़ाया जाए। जो शशि सिंह थी इस उम्मीद में आती है, आने के बाद इन अंकल से बात करती है, कहती है कि यहाँ पे रूम दे दीजिए, मेरी बेटी यहाँ पढ़ना चाहती है। अब ऐसा पढ़ा लिखा परिवार मिलता है तो जयप्रकाश बहादुर थे, वो भी खुश होते हैं, किराए पे दे देते हैं। अब आए दिन जब जयप्रकाश बहादुर निकलते तो इस परिवार से मिलते जुलते, बातचीत करते। चूँकि अकेली महिला थी तो अपनी जिम्मेदारी समझती कि कोई ज़रूरत हो तो शायद पूरी की जा सके। सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं। लेकिन इसी 6 मार्च साल 2023 को सुबह सुबह जो जयप्रकाश थे जब उतरते हैं, उतरने के बाद जाने लगते हैं, तो देखते हैं कि जो शशि सिंह का घर का दरवाज़ा है, जो हर बार कायदे से बंद रहता था, जो कि घर में महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इस बार वो खुला हुआ है। अब घर का दरवाज़ा सुबह सुबह खुला तो जयप्रकाश बहादुर है, उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। ना चाहते हुए भी उत्सुकता बस घर के अंदर झांकते हैं। और जैसे ही झांकते हैं, न चाहते हुए भी जयप्रकाश के मुंह से चीख निकल जाती है। दरअसल अंदर फर्श पे खून ही खून बिखरा पड़ा था, मानो खून की नदियां बही हुई थी। पूरा का पूरा फर्श लाल हुआ था। अंदर बिस्तर पे एक लाश पड़ी हुई थी। लाश भी पूरी तरह खून से नहाई हुई थी और ये लाश किसी महिला की थी। अब ये बात जैसे जयप्रकाश देखते हैं, मुंह से चीख निकल ही चुकी थी। अब चीख सुनते ही आसपास के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद सब में कौतूहल मचता है, अंदर झांकते हैं। और झांकने के बाद जो कुछ अंदर देखते हैं, वो लोग देखने के बाद किसी में हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाके ये देख सकें कि ये जो महिला है ये जिंदा है या मर चुकी। अब ये देखते हैं, अब किसी में हिम्मत भी नहीं कि जाके चेक कर सके। लिहाजा अब सबको पुलिस की याद आती है, फ़ौरन 112 नंबर पे फ़ोन जाता है। पुलिस आती है, साथ ही कोतवाली के लोग आते हैं, थाने के लोग आते हैं, और जो वहाँ के सीईओ थे आशुतोष कुमार, वो भी मौके पे पहुँचते हैं। मौके पे पहुँचते हैं, खून से अपने पैरों को बचाते हुए बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या अभी जान बाकी है या फिर मर चुकी। लेकिन जब चेक करते हैं, चेक करने में पता चलता है कि ये जो महिला है ये मर चुकी है। तो इसे पोस्टमार्टम के लिए और बाकी
जो फॉरेंसिक जांच पड़ताल होती है, जो प्री मॉर्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है, सारी चीज़ें करवाने के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं। भेजने के बाद वेट करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, और साथ ही ये पता करते हैं कि आखिर ये महिला कौन है। अब जैसे ही उस लाश को निकाला जाता है तो जो जयप्रकाश बहादुर थे, निकलते टाइम जब उस लाश को ध्यान से देखते हैं तो अचानक से कहते हैं ये तो मेरी किराएदार शशि है, इसे किसने मारा होगा। अब ये बात जब सीओ सुनता है आशुतोष, तो उसके दिमाग में आता है कि मकान मालिक कह रहा है इसे किसने मारा होगा। फौरन ही जो आशुतोष थे वो घुमाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे घर में रहती है तो कायदे से तुम्हें पता होना चाहिए ना कि इसे किसने मारा होगा। अब ऐसी बात जब मकान मालिक सुनता है तो उसकी भी हवा खराब कि मेरे घर में कत्ल हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ही कातिल हूँ। बहरहाल आशुतोष अपने तरीके से पूछताछ ही कर रहे थे, और जो जयप्रकाश था वो तो निर्दोष था ही, लेकिन घबराते हुए कहता है कि अगर कातिल को ही पकड़ना है और किसी पे शक है, ये बात पता करनी है, तो कम से कम आप इसकी बेटी से पूछ लीजिए। वो इसकी माँ थी, मरने वाली बेटी को पता होगा कि किससे क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश रही होगी। और हैरान करने वाली बात यह है कि बेटी भी सुबह से गायब है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो उनका माथा जो था वो घूम जाता है कि अभी तक तो ये मामला एक मर्डर का था, लेकिन अब ये मामला एक लड़की की गुमशुदगी का भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा आया जो महिला को मार के बेटी को उठा ले गया, अपहरण कर ले गया। अब एक जवान लड़की अगर उसका अपहरण हुआ है तो न जाने क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फ़ौरन उस लड़की को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये बात आगे बढ़ी तो पुलिस महकमे की भी भद्द पिटेगी, उस लड़की की ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी, और जो बातें होंगी वो तो अलग की बात। लिहाजा जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो इस मर्डर के मामले को तो छोड़ते हैं और सबसे पहले उस लड़की के बारे में कि वो लड़की कौन थी, उसका नाम क्या था, उसकी डिटेल क्या थी, ये सारी चीज़ें उस मकान मालिक से लेते हैं। मकान मालिक उसका नाम बताता है कि इसका नाम तनु सिंह था, लेकिन लोग प्यार से पूजा पूजा कहते थे। लड़की लगभग 19-20 साल की थी और बड़ी हंसमुख लड़की थी, बड़ी मिलनसार थी, पढ़ने में काफ़ी तेज थी। पुलिस वाले उसके बताए डिस्क्रिप्शन पे अब इस लड़की को खोजने के लिए तरह तरह की एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। कभी कहीं पता करते हैं, कभी कहीं पता करते हैं, फिर पूछते हैं कि ये लड़की और इस महिला का गांव कहाँ था, तो पता चलता है कि गांव पुरवा था। पुरवा जाते हैं, वहाँ पूछताछ करते हैं, लेकिन ये लड़की वहाँ भी नहीं मिलती। तो सारी छानबीन में, सारी पूछताछ में, सारी चीज़ें में करने के बाद भी जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता और फिर से वो आते हैं क्राइम सीन को चेक करने, तभी देखते हैं कि घर में एक बगल जो घर है उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस वाले एक क्राइम सीन, उसके बगल सीसीटीवी कैमरा, तो कायदे से तो कुछ चाहिए ही नहीं था, मामला जो था वो ओपन एंड शट था। लिहाजा जब पुलिस वाले फ़ौरन उस घर के अंदर दस्तक देते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे को चेक करते हैं, और उस चेक करने के दौरान जो चीज़ वो देखते हैं, इसे देखने के बाद उनका भी दिमाग घूम जाता है। दरअसल जो ये लड़की थी, ये लड़की अपने ही उम्र के एक दूसरे लड़के के साथ बेहद हंसते हुए जाती नजर आती है, वो भी सेम डेट पे जिस डेट पे लाश मिली हुई थी। यानी एक लड़की जो हंसते हुए किसी और के साथ गई, घर में माँ की लाश पड़ी है, तो जाहिर सी बात है अब जो शक की सुई थी अब इस लड़की की तरफ घूमेगी। अब लड़की कहाँ गई ये पता करना था, और ये लड़का कौन था ये भी पता करना था। पुलिस वाले इस लड़की के नंबर को परिवार वालों से, बाकी सदस्यों से लेते हैं और इस नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं। सर्विलांस पे लगाते हैं, इसकी लोकेशन को निकालते हैं, और काफ़ी मशक्क़त करने के बाद, काफ़ी टेक्निकल टीम को काम में लगाने के बाद इस लड़की की जो लोकेशन है वहीं पास के एक इंटर कॉलेज के पास मिलती है। अब जैसे ही लड़की की लोकेशन मिलती है, पुलिस वाले फ़ौरन जाते हैं, इस लड़के को और उस लड़की को दोनों को उठाते हैं, थाने लाते हैं। लाने के बाद इत्मीनान से बैठाते हैं, और बैठाने के साथ साथ पूछताछ करना अलग अलग तरीके से शुरू करते हैं। काफ़ी देर तक तो ये लड़की और वो लड़का इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले अपने पुलिसी अंदाज में पूछताछ करते हैं तो लड़की और लड़के दोनों को लगता है कि अब शायद झूठ बोलेंगे तो मार पिटाई ज़्यादा होगी, और अंत में सच कबूलना ही है तो क्यों ना प्यार से ही कबूल दें। तो अंत में ये लड़की और वो लड़का दोनों अपनी सच्चाई कबूलते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो भाई बहन हैं। अब लड़की और लड़का कह रहे हैं कि भाई बहन है, मांग में लड़की के सिंदूर भरा हुआ है। पुलिस वालों को लगता कभी ये क्या चक्कर है। तब पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, अपनी जो कहानी है थोड़ा शुरू से बताओ। अब ये बात जब पुलिस वाले बोलते हैं तो लड़की और वो लड़का अपनी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दरअसल जो मरने वाली महिला थी
उसका नाम शशि सिंह था। कायदे से शशि सिंह भी नहीं था, केवल शशि था। शशि पहले एक आदमी से शादी करती है। शादी को धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इसे इंतजार था कि शायद इसकी गोद भरे, लेकिन जब काफ़ी टाइम गुजर जाता है और जो शशि थी इसकी गोद नहीं भरती, तो अंत में थक हार कर शशि अपने उस पति को तलाक देती है और एक अजगेन नाम के एक आदमी से शादी कर लेती है। अजगेन एक रावत था, तो अब कायदे से शशि रावत बन चुकी थी। शादी होती है। शादी होने के बाद एक शिवम नाम का लड़का पैदा होता है। पैदा होने के साथ साथ दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश होते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। वक्त गुजरता जाता है और जैसे जैसे शिवम बड़ा होता जाता है, जो शशि थी उसका इस अजगेन से अब तकरार और रंजिश दोनों शुरू हो जाती है। यानी एक पति को छोड़ के आई थी, दूसरे पति से इसकी पट नहीं रही थी। लिहाजा काफ़ी वक्त तक जब ये दोनों देखते हैं कि अब आपस में तकरार बढ़ती जा रही है, तो शशि इस अजगेन को तलाक देती है और तलाक देने के बाद अपने इस बेटे शिवम को लेके वापस आ जाती है। आने के बाद फिर काफ़ी इंतज़ार करती है और इसी बीच इसकी मुलाकात होती है रज्जन सिंह से। मुलाकात होती है। शशि भी काफ़ी खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में प्यार होता है। शशि और रज्जन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अब कायदे से जो शशि थी ये शशि सिंह बन चुकी थी। रज्जन से शादी होने के बाद एक लड़की पैदा हुई, जिस लड़की का नाम तनु था। अब तनु और शिवम यानी तनु सिंह और शिवम रावत अब एक ही छत के नीचे रह रहे थे। दोनों एक ही माँ के कोख से पैदा हुए थे। दोनों का वक्त काफ़ी टाइम तक एक साथ गुजरा और साथ गुजरने के साथ साथ जब ये दोनों बड़े होते हैं तो इन दोनों के बीच एक अजीब सा आकर्षण होता है। शिवम भी तनु को लाइक करने लगता है, तनु भी शिवम को लाइक करने लगती है। एक दूसरे के बारे में ऐसी फीलिंग तो रखते हैं, लेकिन दिल में एक डर था कि भाई बहन है, कैसे कहें। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरा, एक दूसरे की हरकतों की वजह से, एक दूसरे के बात करने के तरीके की वजह से जब लग जाता है ये दोनों को कि शायद एक दूसरे के मन में भी सेम फीलिंग है, तो फिर इन्हें लगता है कि क्यों ना बात कर ही ली जाए। फिर दोनों मौका देख के एक दूसरे से अपने दिल की बात कह देते हैं। दोनों के दिल में सेम रिलेशन था, सेम बॉन्डिंग थी। दोनों एक दूसरे को स्वीकार लेते हैं। अब पूरे परिवार के सामने तो ये भाई बहन के रिश्ते में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये मौका देखते कि घर में कोई नहीं है तो ये दोनों एक नाजायज़ रिश्ते में रहने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है और कहते हैं कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। ये दोनों एक दिन आपत्तिजनक हालत में होते हैं। किसी बीच जो इनकी माँ थी शशि, वो आ जाती है। शशि देखती है कि उसके भाई बहन, मतलब कायदे से कहें तो बेटा और बेटी आपत्तिजनक हालत में है। देखने के बाद उसके पैरों तो मानो जमीन खिसक जाती है। अंदर आती है, आने के बाद समझाती है कि बेटा ये जो कर रहे हो ये चीज़ें गलत हैं। अब ये बात जैसे ही वो बोलती है तो ये दोनों एक तर्क देते हैं कि कौन सा हम एक बाप के बच्चे हैं, कायदे से हम सौतेले हैं और सौतोलों में तो ये चीज़ हो सकती है, न हमारा खून एक है न हमारी कोई और चीज़ एक है। माँ भी अजीब तरीके की बात करती है। माँ कहती है कि बेटा ठीक है, लेकिन इस रिश्ते को समाज नहीं स्वीकारेगा। माँ इसको, जो तनु थी, उसको मना करती है कि अपने भाई से दूर रहो, लेकिन तनु अपने भाई के प्यार में पागल थी। काफ़ी बार ये दोनों एक दूसरे से संबंध बनाते और बार बार जब इसकी माँ शशि पकड़ती है तो अंत में शशि को लगता है कि शायद अब इसको घर से हटा देना ही ठीक होगा। इसीलिए अपने गांव पूर्वा से ये शहर आ जाती है रहने के लिए। अब बेटा गांव में है, बेटी शहर में है, और शहर में अपने किराए मकान मालिक को इसने बस इतना बताया था कि मेरी एक बेटी है और यहाँ पढ़ने के लिए आई है। कायदे से तो उसने अपने बेटे से दूर रखने के लिए अपनी बेटी को यहाँ लाया था। अब धीरे धीरे वक्त गुजरा। अब आए दिन ये दोनों चोरी छिपे बाहर भी मिलने लगे और इस बात की भनक जो थी जब शशि को लगती है तो शशि सोचती कि क्यों ना अब शादी ही करा दी जाए, नहीं तो धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये सारी चीज़ें छुपेंगी नहीं, मामला बाहर जाएगा, बदनामी होगी। लिहाजा जो शशि थी अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगती है और एक मनोज नाम का लड़का उसे अच्छा लग जाता है। मनोज उसे पसंद आता है, मनोज का परिवार भी उसे ठीक ठाक लगता है, तो मनोज से ही जो तनु थी उसका रिश्ता तय कर देती है। तय करने के बाद फिर ये होता है कि कोई एक रस्म कर लें जिससे जो रिश्ता है उसको बॉन्डिंग मिल जाए, शादी जब करनी होगी तब करेंगे। तो फिर 26 फरवरी साल 2023 को जो
तनु है उसकी गोदभराई की डेट मुकर्रर की जाती है। मनोज के परिवार वाले आते हैं, काफ़ी धूमधाम से इसकी गोदभराई करते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तनु भी ना चाहते हुए बैठती है, लेकिन जैसे ही गोदभराई की रस्म पूरी होती है ये फ़ोन करती है। फ़ोन करके अपने भाई, अपने बॉयफ्रेंड, अपने प्रेमी, क्या कहें कुछ समझ नहीं आता, उसको बताती है कि अब जल्दी कुछ करो नहीं तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं किसी और की हो जाऊंगी। अब ये बात जैसे ही शिवम सुनता है तो उसका गुस्सा मानो सातवें आसमान पे, लेकिन उसे पता था कि गुस्से से कुछ होने वाला नहीं है। जो कुछ करना होगा एक प्लान के तहत करना होगा। ये चुपचाप से फ़ोन रखता है, प्लान बनाता है, इंतज़ार करता है और 5 मार्च साल 2023 इसी तारीख को ये शशि के घर पे आता है। आने के बाद इसके एक हाथ में शराब की बोतल थी, एक हाथ में चिकन मटन था। बोतल को माँ के हाथ में देता है, शराब को बहन के हाथ में देता है और चिकन को भी, और कहता है कि तुम चिकन बनाओ। और माँ आपने इसकी सगाई तय कर दी, अब ये जहाँ रहना चाहे रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम मैं तो अपनी माँ से मिल सकता हूँ। अब माँ ये बात सुनती है तो सुनने के बाद खुश हो जाती है कि कम से कम उसका बेटा आज उससे मिलने आया है। ये लोग चिकन मटन बनाते हैं, आराम से रात में बैठ के खाते हैं। जो शशि थी उससे शराब की लत भी थी, तो बाकायदा ये पूरी बोतल शराब पी जाती है। दोनों भाई बहन परोस परोस के शराब पिला भी रहे थे। काफ़ी टाइम तक ये लोग शराब पिलाते हैं। महिला पूरी नशे में धुत हो जाती होने के बाद इसको उठाते हैं, उसके बिस्तर पे रखते हैं। रात भर इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करते करते एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते हैं। वक्त गुजरता है और जब सही टाइम का जिन्हें इंतज़ार था 4 बजे जब ये वक्त आता है तो ये उठते हैं। दोनों लोग अपनी ही माँ का गला दबाते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रही तो हम दोनों का जो प्यार है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। गला दबाते हैं, दबाने के बाद चाकू निकालते हैं, उसके जिस्म पे ताबड़तोड़ वार करते हैं, शरीर को लहूलुहान करते हैं, गर्दन काट देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि ये जो महिला है मर जाए। अब महिला जब मर जाती है तो बाकायदा उसी माँ का ये सिंदूर लेते हैं। लेने के बाद जो शिवम था अपनी ही बहन की मांग में सिंदूर भरता है, ताकि कहीं जाते हुए अगर पुलिस रोके तो ये बता दें कि हम दोनों पति पत्नी हैं। इसी प्लान के तहत ये निकलते हैं और इनका प्लान था कि हम दिल्ली भाग जाएंगे। लेकिन जो आशुतोष कुमार थे, जो वहाँ के सीईओ थे, उन्होंने पूरी मुस्तैदी दिखाई और इस केस का खुलासा किया। और कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, उस सवाल का बहुत सही लोगों ने बहुत सही जवाब दिया और मेरी गलती है कि कायदे से मुझे सबके नाम याद रखने चाहिए थे, लेकिन कुछ व्यस्तता होने की वजह से मैं नाम वगैरह नहीं नोट कर पाया। तो मेरा सवाल था कि नोकिया कंपनी क्या बनाती थी मोबाइल बनाने से पहले, तो इसका सही जवाब है कि नोकिया कंपनी मोबाइल बनाने से पहले टॉयलेट पेपर बताती थी, माफ़ कीजिएगा बनाती थी। तो जिन लोगों ने सही जवाब दिया आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और कल से मैं सबके नाम ज़रूर लूँगा। आज मेरी गलती थी कि मैं नाम नहीं नोट कर पाया। और आज का सवाल है कि किसी भी झंडे में, अगर आप किसी भी देश का झंडा ध्यान से देखें तो झंडे में लाल रंग होता है, सफ़ेद रंग होता है, नीला कलर होता है, हरा कलर होता है, लेकिन झंडों में खासकर जितने पुराने देश के झंडे उसमें कहीं भी बैगनी कलर नहीं होता। तो बैगनी कलर क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण है, इसका क्या जवाब है? अगर आपको पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो कल इसका जवाब मैं कमेंट अगर कोई किया रहेगा तो दूंगा, नहीं तो मैं खुद से दे दूंगा। और आज जिन लोगों का नाम मैं नहीं ले पाया उनसे माफ़ी चाहता हूँ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।